नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जानते हैं कि हम यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं और यहां पर एपिसोड 93 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। प्रत्येक दिन 5 टॉपिक लाते हैं, उसका मिलकर के समाधान 5 प्रश्नों का करते हैं, फिर एक प्रश्न आपको देता हूं जिसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं। आज का प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, यहाँ पर जो ये पैटर्न दिया गया है प्रश्न का, जरा इस पैटर्न पर भी ध्यान दीजिए। यूपीएससी इस पैटर्न पर भी प्रश्न पूछने लगी है, तो आपको ध्यान देना है। इसमें क्या होता है कि विकल्प जो दिया गया है, विकल्प के द्वारा आपको सवाल जो कहा गया है उसके मूल तक पहुंचना होगा। अब देखिए क्या क्या है। कुछ कथन पहले दे दिए गए हैं। कहा गया है कि उपर्युक्त कथन किससे संबंधित है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या। ये 12वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक और दार्शनिक थे। चलिए, एक बात हो गई है। इन्होंने शरण आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो अब आपको पता होना चाहिए कि शरण आंदोलन का नेतृत्व किन्होंने किया था। चूंकि 12वीं शताब्दी में बहुत सारे समाज सुधारक हुए, बहुत सारे दार्शनिक हुए, यानी कि वो जवाब सही वहां से नहीं मिलेगा। ये देखना पड़ेगा कि शरण आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन रहे और क्या वो 12वीं शताब्दी में एग्जिस्ट करते थे, क्या वो समाज सुधारक और दार्शनिक थे। चलिए आगे। काव्य रूप में संकलित इनके विचारों को वचन कहा जाता है। एक और हिंट आपको दे दिया, तो इससे फिर मैच करके यहां भी देखना पड़ेगा। और चौथा, ब्रिटेन के संसद भवन लंदन में इनकी प्रतिमा स्थापित है, जो इनके वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है। देखिए, ये भी पूरा हिंट नहीं है, क्योंकि कई लोगों के प्रतिमा स्थापित है, तो जाहिर सी बात है पूरा हिंट नहीं मिलेगा। यानी कि 2 स्टेटमेंट जो है, इस 2 स्टेटमेंट से फैक्ट की जानकारी आपको मिल जाएगा। और जो भी नाम आपको पता चलता है, उस 2 नामों पर इस 2 स्टेटमेंट को रख करके देखिए क्या ये दोनों भी उस नाम पर सही साबित होते हैं, पुष्ट करता है कि नहीं। फिर उसके आधार पर जो विकल्प जाएगा वहां आप जा सकते हैं। एक तरीका हो गया। अगर नहीं आपको ध्यान है तो ये 4 नाम यहां दिया गया है, चारों नाम को बारी बारी से इस पे फिट करके देखिए, है ना। तो उसके हिसाब से पता चल जाएगा कि क्या संत तिरुवल्लुवर जो है, उनके जो संकलित विचार हैं, क्या उसको वचन कहा जाता था। जाहिर सी बात है नहीं। तो यहां पर ये सारे चीज जो है वो फिट किन पर हो रहा है। एक नाम यहां पर आपको दिख रहा है बी में, जगत गुरु बसवेश्वर। अब जगत गुरु बसवेश्वर के विषय में समझ लीजिए। दरअसल इन्हें जो है बसवन्ना भी कहा जाता है। आप बहुत सारे जगह, अगर आप रचना जो इनकी रूप रचना है या फिलोसफर के रूप में, तो आप कई जगह जो है बसवन्ना लिखा हुआ दिखेंगे। वह जगत गुरु बसवेश्वर के विषय में कहा गया है। 12वीं शताब्दी के एक महान दार्शनिक हुए, समाज सुधारक हुए, संत हुए, धार्मिक गुरु थे, जिन्होंने लिंगायत धर्म की नींव रखी थी। अब आपको पता चल जाएगा। यानी कि लिंगायत अगर एक दे दिया होता तो जाहिर सी बात है हम तुरंत क्लिक कर लेते। तो यही ध्यान रखना है, ठीक है। अब इनका जीवन और विचार जो है कहां पर रहेगा। लिंगायत समुदाय, लिंगायत जो है वो कहां पर आपको ध्यान देता है, राजनीति पर ध्यान दीजिए। बहुत चर्चा में रहता है ये, कहां पर, कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक में सामाजिक समरसता, श्रम की गरिमा, जातिवाद के उन्मूलन, आध्यात्मिक समता के प्रतीक के रूप में ये माने जाते रहे। अब देख लीजिए, शरण आंदोलन का नेतृत्व किन्होंने किया, जो है यहाँ पर बसवेश्वर, समाज सुधारक ये रहे ही। इन्हीं के प्रतिमा को लंदन में भी लगाया गया है। अब सारी चीज पुष्ट हो गया ना। तो इस हिसाब से आपको ऐसे प्रश्नों को हैंडल करना है। बी विकल्प के साथ हम लोग चलेंगे, आगे चलते हैं। तो ये प्रश्न जो था ना, दरअसल इसके पैटर्न को समझना है। सिर्फ हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि सवाल का जवाब निकाल ले। हो सकता है जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हो टॉपिक ना आए, लेकिन हम पैटर्न भी अगर यूपीएससी का समझते चलेंगे, प्रश्न के समाधान करने के तौर तरीके समझते चलेंगे, तो आधा काम हमारा जो परीक्षा भवन में होने वाला है वो हो जाएगा। ठीक है। अब सर्क्रिक, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और चूंकि पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ मसला है, तो इसको आप निश्चित करके जाइएगा। चूंकि पाकिस्तान ने के तरफ से जो पहलगाम में अटैक हुआ है, उसके बाद ये स्थिति जो है, ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सिंधु जल समझौता, शिमला समझौता, सर्क्रिक, ये सब आप अच्छे से पढ़ के जाइए। ठीक है। अब यहां पर क्या कहा गया है, कौन से कथन सही है। क्या कहता है, यह 96 किलोमीटर लंबी जलधारा है जो राजस्थान और सिंध, मतलब राजस्थान भारत में हो गया, सिंध जो है पाकिस्तान को विभाजित करती है। देखेंगे इस क्षेत्र में अत्यधिक गैस, तेल और मत्स्य संसाधन पाए जाते हैं। भारत इस क्षेत्र में सीमा निर्धारण के लिए थालवेग सिद्धांत को मान्यता देता है। यहां पर आपको कहा गया है कि कौन से कथन सही हैं। पहली बात समझिए, कहा गया है कि यह जो सर्क्रिक का जलधारा है, राजस्थान और सिंध यानी कि पाकिस्तान, यही फैक्ट यहां पर गलत है। दरअसल राजस्थान नहीं होगा, ये अब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि सर्क्रिक जो है वह कहां पर, गुजरात।
तो गुजरात जो भारत का हिस्सा है और सिंध पाकिस्तान के बीच स्थित है, ना कि राजस्थान के साथ। अब सर्किल क्षेत्र में देखेंगे तेल और गैस के संसाधन मौजूद हैं, साथ ही मछली पकड़ने का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र यह माना जाता है। और भारत पाकिस्तान के बीच सर्किल के क्षेत्र में सीमा निर्धारण के लिए थालवेग सिद्धांत को लागू करने की बात की जाती है, जो नदी या जलधारा के मध्य रेखा के आधार पर सीमा तय करता है। तो जो थालवेग सिद्धांत है इसको भी ध्यान रखिएगा, क्या होता है, हो सकता है ये सब ना पूछ करके यही पूछ दे। तो इस आधार पर देखेंगे तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये सही है, दूसरा और तीसरा सही है। सही जवाब क्या हो जाएगा, दूसरा तीसरा देखिए किधर है, ये सी में, दूसरा और तीसरा सी में हो जाता है। ठीक है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आगे चलते हैं। तीसरा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, किस ऐतिहासिक घोषणा के वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। यहां पर 4 घोषणा आपको दिया गया है, इसमें से एक चीजें हमें देखना है। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि विश्व जो यहां पर प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात की गई है, यह किस तारीख को होता है। तो जाहिर सी बात है हम अभी वहां मौजूद हैं, मई के महीने में 3 मई को। ठीक है, अब यहां पर इसके इतिहास को समझ लीजिए। यह दिवस जो है विंडहोक घोषणा की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। विंडहोक घोषणा हमारे बी विकल्प में है, इसके साथ तो हम चलेंगे, लेकिन इस विषय से संबंधित कुछ और बात को देख लेते हैं, क्योंकि यहां पूछा जा सकता है। यह घोषणा जो है 3 मई 1991 और कहां जगह था, नामीबिया की राजधानी विंडहोक, इसीलिए विंडहोक घोषणा इसको कहते हैं। मैं इसके एक यूनेस्को का बैठक हुआ था, उसके दौरान अफ्रीकी पत्रकारों के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य क्या रखा गया था, स्वतंत्र, निष्पक्ष और विविधतापूर्ण प्रेस को प्रोत्साहन देना। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को ही फिर विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मान्यता दे दिया। ध्यान रखिए, ये शुरुआत में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा में नहीं था, शुरुआत में सिर्फ अफ्रीका के कुछ पत्रकारों ने यह काम किया था, लेकिन बाद में 1993 में ये चीजें जो है यहां पर हुआ। तो इसका समर्थन यूनेस्को यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने भी किया। तो विंडहोक घोषणा के विषय में थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि प्रेस का जो रिपोर्ट है, प्रेस स्वतंत्रता दिवस वगैरह जो है, ये लगातार अब चर्चा में रह रहा है, तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी करेंगे विचार, और यहां पर जो है पूछा गया है कौन सा कथन सही है। 2 स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है। सबसे पहले कीवर्ड निकालते हैं। यह एनपीसीएल कंपनी अधिनियम 2013 की धारा सेक्शन 8 के अंतर्गत एक नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है ना। आगे, इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई तथा भारतीय बैंक संघ द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। 2 स्टेटमेंट आपको दिया गया। सबसे पहले हम समझते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीएल के विषय में। देखिए, एनपीसीएल कंपनी अधिनियम 2013 में आया, उसके सेक्शन 8, उस सेक्शन 8 में कहा गया कि यह जो है एक गैर लाभकारी संगठन होगा, यानी कि नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी होगा। तो यह स्टेटमेंट यहां पर सही है। दूसरी बात एक समझ लीजिए, पूर्व में कंपनी अधिनियम 1956 जो था, उसकी धारा 25 को ये एक तरह से देखेंगे तो यही बातें कही गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, भारत में खुदरा भुगतान हो, निपटान प्रणाली के लिए एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, बुनियादी ढांचा तैयार करना है। एनपीसीएल की स्थापना अगर देखेंगे तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की चर्चा किया गया है। दूसरा, भारतीय बैंक संघ की बात किया गया है यानी कि आईबीए द्वारा भारत में कुशल, सुरक्षित और सुलभ भुगतान प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, यानी कि संयुक्त रूप से की गई है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हम देखते हैं कि ये सही हो रहा है, और इस लिहाज से पूछा गया कौन सा कथन सही है, पहला और दूसरा दोनों हुआ है। तो हम चलेंगे बी विकल्प के साथ, 1 और 2 दोनों में। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, 5वें पर चले। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक पूछा गया है कौन सा, कितने कथन सही हैं। नए तरह का जो विकल्प आता है, इस पर ध्यान रखना है विशेष रूप से। इसे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर जारी किया जाता है। इस सूचकांक को देखेंगे, हाल ही में इसका आधार वर्ष जो बेस ईयर है उसको लेकर के कहा जा रहा है, कह रहा है कि क्या बेस ईयर बदला है और बदल करके क्या इसे 2020-21 कर दिया गया है। तो हम देखेंगे कि भाई पहले क्या था, ये भी देखेंगे। इसमें 10 प्रमुख उद्योगों को शामिल किया गया है। ये 3 फैक्ट यहां पर कीवर्ड हमारे पास आ गया। सबसे पहले औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के विषय में, यानी कि आईआईपी, आप पढ़े ना इकोनॉमी में, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं मान के चलता हूं आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा। तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि आईआईपी को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि अगर एग्जाम में CSO शॉर्ट में दे दें तो आप समझ जाएंगे।
ठीक है। तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा मासिक आधार पर जारी किया जाता है। यहां पर क्या कहा गया है, त्रैमासिक, यानी कि 3 महीना में एक बार। यह गलत हो गया दोस्तों, क्या होगा, मासिक, बस इतना ध्यान रखिएगा, काम बन जाएगा। ठीक है, आगे तो एक स्टेटमेंट तो गया काम से। चलिए आगे, इसका आधार वर्ष क्या, तो वर्तमान में अगर आईआईपी का आधार वर्ष देखेंगे ना, तो वह 2020-21 नहीं बल्कि 2011-12 है दोस्तों, ध्यान रखना है। ठीक है, हालांकि एक सलाहकार समिति ने निश्चित तौर पर 2020-21 को नया आधार वर्ष बनाने की सिफारिश दी थी, लेकिन क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, कोविड-19 महामारी के कारण इसे लागू नहीं किया गया। तो अभी भी बेस ईयर जो है 2011-12 ही है, इसीलिए यह भी काम से गया। अब आगे चलते हैं, कहा गया इसमें 10 प्रमुख उद्योगों को शामिल किया गया है। देखिए, भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी आईआईपी में 10 नहीं बल्कि कितना, 8। ठीक है, 8 प्रमुख उद्योगों को शामिल किया गया है, जिन्हें आगे 23 औद्योगिक समूहों में क्या कर दिया गया है, वर्गीकृत कर दिया। अगर पूछ लिया जाए तो इसको अगर देखेंगे तो आगे चल करके 23 भागों में, समूहों में बांट दिया गया है, ये ध्यान रखना है। तो ये 10 प्रमुख जो कहा गया ये भी गलत हो गया। तो हमसे पूछा गया था कितने कथन सही हैं, और हमने देखा कोई भी नहीं सही है, तो यहां पर कोई भी नहीं, डी के साथ चलते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक से, ये टॉपिक बहुत अच्छा है। आगे चलते हैं, यह प्रश्न आपके लिए है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, यानी कि उन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं दिया है ना, लोकसभा अध्यक्ष को या राज्यसभा के सभापति को, और पार्लियामेंट से एब्सेंट चल रहे हैं, कितने दिन तक वो ऐसा कर सकते हैं जिससे उनकी सदस्यता जो है नहीं जाएगी, अयोग्य नहीं होंगे। यहां पर 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन लिखा गया है। 4 में से एक विकल्प सही होगा। जो भी आपको सही लगता हो, आपको पता है क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। साथियों, अब प्रीलिम्स के लिए बहुत कम समय रह गया है, तो अच्छे से करंट अफेयर्स पर रिवीजन करना शुरू कर दीजिए ताकि आपके लिए काम आसान हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।